तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाई पर। ठीक है। एंड आज हम लोग, मैं आपका अरमान भी आपके साथ हूँ। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर, आपका रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़ के अंदर। आज 15 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आपकी क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर चैप्टर के टाइटल को समझे तो चैप्टर का नाम है आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये आपकी क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और उसके अलावा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, थोरो एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फंक्शन, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है कौन कौन से, जैसे आपका पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सब आपकी इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। जैसे आपका जुडिशरी हो गया। ठीक है, ये जो मेन 3 ब्रांचेज है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, इनकी फंक्शनिंग के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उनके रोल्स, उनकी इंटर रिलेशनशिप, उनकी सिग्निफिकेंस और उनका डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म दैट गवर्न सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ऐसी स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स, ऐसी कुछ हमने स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं या फिर ऐसे कुछ हमने मैकेनिज्म्स बना रखे हैं, एक सेट ऑफ रूल्स हमने कह सकते हो बना रखे हैं जो कि सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर को गवर्न कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर, इसका मतलब है बेसिकली आपकी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हो गए आपके पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, यही 3 इंडिया के अंदर आपको बेसिकली देखने को मिलती है, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब है कि इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के अंदर एसेंशियल्स क्यों हैं, इंस्टीट्यूशंस को हम डेमोक्रेसी में इतना महत्व क्यों देते हैं, तो इसलिए देते हैं क्योंकि इनसे कंट्री को स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी मिलती है। ये एक सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं एंड उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि एक सिस्टम दूसरे के ऊपर चेक करता रहता है। जैसे पार्लियामेंट को एग्जीक्यूटिव चेक करता रहेगा, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी डायरेक्ट पार्लियामेंट को भी चेक करती रहेगी, पार्लियामेंट जुडिशरी को। ठीक है, अब ऐसे ये चलता रहता है, तो इसी से यहाँ पर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम किस में फोकस करने वाले हैं कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किए जाते हैं और ये इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। अच्छा, इन इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो इनका पर्पज़ क्या है, तो इनका पर्पज़ है कि पावर का जो कंसंट्रेशन है वो एक हाथ से एक जगह से निकाल कर उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और उसके अलावा स्मूथ गवर्नेंस हो कंट्री के अंदर। ठीक है, डाइवर्स इंटरेस्ट है जो सोसाइटी की, उसको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो जो लेजिस्लेचर है वो इनेक्ट करता है लॉ और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करता है। इनेक्ट का क्या मतलब हो गया, लॉज को बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लॉज एंड पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जस्टिस इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंसेस में। ठीक है, अच्छा, एक केस स्टडी दे रखी है आपको ऑफिस मेमोरेंडम 13 अगस्त 1990 वाली, जिसके थ्रू आपको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस समझाई गई है। तो इस केस स्टडी के अंदर क्या डिसीजन लिया गया था, है ना, कि अनाउंसमेंट दे दी गई थी 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर SC BC, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको 27% रिजर्वेशन दे दी थी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू किया था। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट क्या है कि 1979 में मंडल कमीशन बना, 1980 में SC BC रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन सबमिट हुए, 1989 में जो जनता दल गवर्नमेंट थी उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉमिस कर दी थी। इसका आउटकम क्या था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, डिबेट्स हुई। ठीक है, कि इक्वालिटी और जो अफर्मेटिव एक्शन था, यानी कि जो इक्वालिटी थी और जो ये एक्शन लिया था कि 27% रिजर्वेशन देंगे, इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भी रिजर्वेशन को अपील किया, यानी कि उसने कहा कि हाँ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ जो क्रीमी लेयर्स थी, क्रीमी लेयर्स का क्या मतलब हुआ, जो कुछ खराब बातें थी उनको रिमूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि डिसीजन कैसे बनते हैं, जो कैबिनेट डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसके बारे में हमें पता लगता है, और जो इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री डिस्कशंस की इन आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने में, उसके बारे में पता लगता है। अच्छा, और उसके बारे में हमें ये पता लगता है कि डिस्प्यूट्स कैसे सोल्व किए जाते हैं, जुडिशरी का क्या रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, जो भी इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बीच में होते हैं। ठीक है, अच्छा, पार्लियामेंट का क्या रोल है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो पर्पस क्या है, तो पीपल की विल को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, एंड जो भी नेशनल इशूज़ है या फिर जो भी पॉलिसीज़ है उसके ऊपर जो भी डिबेट सब होती है वो सब पार्लियामेंट के अंडर ही आती है। फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, तो लॉ मेकिंग फंक्शन है, यानी कि इंट्रोड्यूस डिबेट्स एंड इनैक्ट्स लॉज, है ना। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करता है थ्रू डिबेट्स, मोशन एंड क्वेश्चन आवर्स। उसके अलावा फाइनेंशियल ओवरसाइट, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सब भी पार्लियामेंट देखता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट इंडिया के अंदर दो हाउसेस में डिवाइडेड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट इनको बोलते हैं। लोकसभा में क्या है, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों से। कंपोजिशन 543 मेंबर्स का है, टेन्योर 5 साल का रहता है हर एक इलेक्टेड बंदे का, और इसके अंदर ज़्यादा पावर्स है, और यानी कि लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर रहती है, और जो भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर डिसीजंस होते हैं, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होती है वो लोकसभा के थ्रू होती है। राज्यसभा की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। मेंबर जो होते हैं वो थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कंपोजिशन रहता है 245 मेंबर्स का, और जो टेन्योर रहते हैं वो परमानेंट बॉडी है, लेकिन जो 1/3 मेंबर है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो जो पावर्स में डिफरेंस करें तो लोकसभा कोई भी लॉ को पास कर सकता है, ठीक है, यानी कि इवन गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो मनी बिल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अमेंडमेंट्स उसके ऊपर सजेस्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लोकसभा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन राज्यसभा स्टेट्स को। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो आपके इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर या फिर नॉर्मल मिनिस्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो थ्रू स्टडी आपके एग्जीक्यूशन में बनकर आए होते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हो गए आपके आईएएस, है ना, पुलिस वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाती है, एंड ये एक्सपर्टीज़ एंड कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मेजर पावर होती है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास में होती है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो ये जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा के अंदर, उसका जो लीडर होता है वो उसको प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है उसको लोकसभा के अंदर अपना हक जताए रखना होता है। हक जताने का मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी दे के रखनी होती है, ठीक है। उसके अलावा रोल्स और पावर्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट और कैबिनेट को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूट एंड सुपरवाइज करता है अलग अलग मिनिस्ट्री को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, रोड मिनिस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री को ये सुपरवाइज करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उसके अलावा इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो इनका कंपोजिशन क्या रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सीनियर लीडर्स होते हैं, जो भी मेजर मिनिस्ट्रीज को संभाल के रखे होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या होते हैं भैया, ये स्मॉलर मिनिस्ट्री को संभालते हैं इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। जो आपकी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसके लिए क्या होता है, कैबिनेट मीटिंग्स होती है, वही मेजर पॉलिसीज़ को कलेक्टिवली डिसाइड करती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के रोल की बात करें तो पोजीशन जो है प्रेसिडेंट की वो सेरेमोनियल हेड है स्टेट का विद नॉमिनल पावर, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। इनको फर्स्ट पर्सन भी बोला जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो भी जो भी लॉज पॉलिसीज़ वगैरह बनते हैं पार्लियामेंट में उनके ऊपर इनका साइन रहता है, ठीक है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जजेस की ऑफिशियल्स, इन सबको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। और उसके अलावा जो भी नेशनल यूनिटी को इंश्योर करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट को इंश्योर करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास में वैसे कहने को सबसे ज़्यादा पावर होती है, पर ये जो भी वर्क करते हैं वो अंडर यानी कि इनको अंदर एडवाइजरी कमेटी वर्क करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इनका बस साइन लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का पर्पस क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती हैं। रक्षा ऐसे नहीं कि बुक पढ़ी है उसको बचा रहे हैं, नहीं, उसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको मेक श्योर करते हैं कि उनका अच्छे से पालन हो रहा है एंड सभी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। जो भी सिटीजन्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, या फिर इन तीनों के आपस के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और लोकल कोर्ट में डिवाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है कंट्री का, यानी कि सबसे हाई लेवल पे, ठीक है। स्टेट कोर्ट स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, और जो भी एकदम ग्रास रूट लेवल पे छोटे मोटे केसेस होते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल कोर्ट्स में देखे जाते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो क्योंकि जुडिशरी इन सब चीज़ों को इंश्योर कर रहा है इसलिए उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके ऊपर अगर किसी का भी इन्फ्लुएंस होगा तो फिर वही बात करप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी जुडिशरी के अंदर लोग काम करते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो नेशनल ट्रेजरी से दी जाती है, ना कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, है ना। जिसको आप गवर्नमेंट जॉब नहीं बोलते उनकी जो सैलरी आती है वो नेशनल ट्रेजरी के थ्रू आती है। अच्छा, अब इसको कैसे इंश्योर किया जाता है कि जो जजेस की टेन्योर है, यानी कि वो कितने साल काम करेंगे, और उनकी सैलरी फिक्स रहती है, ठीक है। और ये सिर्फ
पार्लियामेंट के थ्रू ही इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो भी इंटरफेरेंस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का होता है उससे प्रिवेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी पब्लिक ट्रस्ट है लीगल सिस्टम में वो बनाए रखती है जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जो कोर्ट्स हैं, जितने भी अपने कोर्ट्स हैं, वो जो भी लॉज हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं उनके ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर उनको लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं तो उनको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकते हैं एंड उनको मना कर सकते हैं कि आप इस लॉ को पास नहीं कर सकते, चाहे उसको पार्लियामेंट ने ही क्यों ना पास कर दिया हो, ठीक है। उसके अलावा ये इंश्योर करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन है वो लॉफुल है और सिटीजन्स के राइट्स के अंदर ही लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म आती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होती है? ये इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स को अलाउ करता है कि वो कोर्ट में रीच कर पाए एंड जो भी पब्लिक वेलफेयर की इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर पाए। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स और जो भी करप्शन के अगेंस्ट केसेस होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन की बात करें अगर इंडिया की ग्लोबल सिस्टम के साथ में तो USA के साथ में कंपेयर करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पर भी सेम है। UK की बात करें तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पार्ट है लेजिस्लेचर का, है ना। हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम होता है और जो क्वीन है वो सेरेमोनियल हेड होती है प्रेसिडेंट की बजाय। जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वैसे वहाँ पर क्वीन होती है। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में चैलेंजेस की बात करें तो जो पार्लियामेंट है उसमें फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, लैक ऑफ प्रोडक्टिव डिबेट्स होती रहती है, यानी कि वो जाते तो किसी मुद्दे के ऊपर डिबेट करने हैं लेकिन आपस में डिबेट करके आ जाते हैं, लड़ भिड़ के आ जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है पावर का प्राइम मिनिस्टर के हाथों में, ये दिक्कत है एग्जीक्यूटिव के अंदर। जुडिशरी की बात करें तो जो बैकलॉग है केसेस का, यानी कि इंडिया में आपने सुना होगा कि इतने इतने केसेस तो पेंडिंग पड़े रहते हैं, आप पास केस करोगे तो 40 साल बाद नंबर आएगा। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया पर ऐसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है, ठीक है। NDC से डिलेड जस्टिस मिलती है, जस्टिस डिले हो रही है, आप सोचो, ठीक है। और अब इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, जो जुडिशियल डिलेज है उनको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के थ्रू रिड्यूस किया जाए और अकाउंटेबिलिटी है जो एग्जीक्यूटिव की उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशन है वो बैकबोन है हमारी डेमोक्रेसी की, है ना। और इसके अलावा ये स्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। और जो भी मिसयूज़ है पावर का चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू उसको भी प्रिवेंट करते हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन रह पाए, ठीक है। एक की थॉट की बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस के ही थ्रू चल पाती है जो कि लोगों की चाह यानी कि लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ये मैंने आपके लिए प्यार से बनाया है आज का सेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। क्लास 10th में आप जब अगले साल आओगे तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आप ऑलरेडी देख सकते हो इस चैनल पर। हम इस साल के बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए भी करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगले सेशन में।